दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और दस्तक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष जानी और आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन क्योंकि वहां भी हिंदुस्तानी बहुत रहते हैं तो इसीलिए ऐसा है भैया कि इस दुनिया में किसी भी देश की बात करनी हो तो करने का कंसर्न एक तो सबसे पहला ये होता है कि कहीं न कहीं किसी भी देश में आपको कुछ अच्छी बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी भारतीय मिल जाते हैं। आज बात करने जा रहे हैं ब्रिटेन की, द ग्रेट ब्रिटेन, जिन्होंने अपनी रानी को अभी भी खोया है कुछ समय पहले और अभी उनकी जगह नए जो राजा है, उनके जो प्रिंस है, उनका अभी तक अभिषेक नहीं हुआ है। उस देश की बात करने जा रहे हैं। वो देश जिसका ये कहा जाता है कि सूरज, उसकी सत्ता का सूर्य कभी जो है वो अस्त नहीं होता है। उस देश में बहुत सारे हिंदुस्तानी और भारतीय रहते हैं और बहुत सारे साउथ एशियन भी रहते हैं। तो हमने सोचा कि ये जो यूक्रेन वॉर चल रहा है, यूक्रेन रशिया का, और उससे पहले जो इन लोगों ने ये एक एग्जिट ले ली, जो पूरा यूरोपियन उनका जो एक वो था पूरा, उसको ब्रेक्जिट कहते हैं। तो वो तो ब्रेक्जिट और उसके बाद फिर ये यूक्रेन वॉर जो चल रहा है 1 साल से, तो मैंने कहा कि पूरे यूरोप में और विशेष रूप से ब्रिटेन में इसका कोई असर देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हमने जब हमारे जो मित्र है और कुछ दिनों में ऑफिशियली 4 PM गुजरात के लिए वो काम भी शुरू करेंगे, दस्तक के लिए भी वो वहीं से जो है काम शुरू करेंगे। एक बार आपको पहले मुलाकात करवा चुके हैं, विरल देसाई। तो विरल देसाई से हमने सोचा कि पूछ ले, उन्होंने हमसे बात हुई थी कुछ दिन पहले, तो हमने कहा था थोड़ा तो इस पूरी बात को जो हम करने जा रहे हैं उसका पूरा रिसर्च कर लीजिए और फिर उस मुद्दे पे हम जो है बात कर पाए, ताकि तथ्य जो है वो दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किए जा सके। तो मुद्दा ये है कि ये जो वॉर चल रहा है 1 साल से, और उससे पहले जो ब्रेक्जिट वाला मामला हुआ, उसको लेकर कुछ ऐसी-ऐसी चीजें वहां घटित हो रही है जिसको हमें यहाँ बैठ कर अंदाजा नहीं है। मसलन कि अगर आप टमाटर खरीदने के लिए जाते हैं, तो ये बता रहे थे विरल भाई कि आपको वहां टमाटर आप चाहे उतना नहीं ले सकते हैं, आलू आप चाहे उतना नहीं ले सकते। इस तरह की कुछ चीजें हैं। फ्यूल प्राइसेस को लेकर, एनर्जी में जो प्राइस हाइक हुआ है उसको लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको नहीं पता यहाँ बैठे बैठे। तो हमने सोचा कि क्यों विरल देसाई साहब से आज बात न की जाए और जाना जाए कि मामला क्या वहां पूरा। तो हम उनको अब हमारे साथ जोड़ रहे हैं। तो हम जोड़ दिए हैं। तो विरल देसाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। नमस्कार। तो भाई ये बता रहे, हम जो फोन पे बात हो रही थी, ये दर्शकों को बताएं अभी एक्चुअली ये इस दो स्थिति के चलते क्या ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमको तो पता ही नहीं यहाँ पे हो रहा है। मयूर भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक तो ब्रेक्सिट एंड सेकंड थिंग इज यूक्रेन वॉर, रशिया एंड यूक्रेन वॉर। ब्रेक्सिट से ये हुआ कि हम लोग यूरोपियन यूनियन से, ईयू से बाहर निकल गए, और सेकंड थिंग कि रशियन वॉर, तो जिसमें फ्यूल प्राइसेस काफी हाई हो गए, फ्यूल एंड गैस प्राइसेस। बेसिकली यूके को सबसे बड़ा सप्लाई मिलता है नॉर्वे के रूट से रशिया थ्रू, तो वही चैनल सारी चलती है, नॉर्थ टू यहाँ तक पहुंचता है। अभी हो ये रहा है कि ब्रेक्सिट का इफेक्ट ये हो रहा है कि पिछले कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा, 6-7 महीने पहले, साल भर पहले, कि यहाँ पे फ्यूल क्राइसिस हो गई थी। तो पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लाइन लगी थी, यहाँ पे फ्यूल मिल नहीं रहा था लोगों को। बिल्कुल। तो उसके लिए प्रॉब्लम ये नहीं थी कि फ्यूल इनके पास था नहीं, पेट्रोल डीजल गैस इनके पास था नहीं। प्रॉब्लम ये थी कि उसको सप्लाई देने वाला ट्रांसपोर्टर नहीं था। ओके। तो जो बंदे, जो ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स होते हैं या बस ड्राइवर्स होते हैं, या ज्यादातर जो लोग, इवन इन द एनएचएस एज वेल, जो हम आगे जाके बात करेंगे एनएचएस के ऊपर भी, तो ज्यादातर डॉक्टर्स और नर्सिस वो सब यूरोप से आते थे। ज्यादातर ड्राइवर्स और ज्यादातर क्वालिफाइड वर्कर्स जो थे वो यूरोप से आते थे।
ठीक है, तो ब्रेक्सिट होने के बाद बहुत सारे लोग अपने देश में वापस चले गए मयूर भाई। ज्यादातर तकरीबन 90% लोग चले गए, जो यहाँ पे वेल एस्टेब्लिश थे, जिनके खुद के घर थे, वो भी चले गए वापस अपनी कंट्रीज में। ठीक है, तो अभी तो ये मुश्किल से हम लोग रिकवर हो रहे थे इन सब चीजों में, और उसमें रशिया यूक्रेन वॉर आ गई बीच में। तो इस वॉर की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है यूरोपियन कंट्रीज में, वो बहुत ही ज्यादा है। ओके। तो उसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस 3-4 टाइम्स बढ़ गए यहाँ पे। अगर आप तो ऐसा नहीं, एग्जाम्पल देके समझा दें अगर हमारे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इतना दे सकता हूँ, मेरे खुद का दे सकता हूँ कि भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा गैस की खपत, मैं गैस की बात कर रहा हूँ, ना कि पेट्रोल डीजल की। सबसे ज्यादा गैस की खपत यहाँ पे होती है, वो विंटर टाइम में होती है, और तकरीबन यहाँ पे विंटर 6 महीने तक रहता है। और जिनके घर में बच्चे होते हैं छोटे, वहां तो 365 डेज हीटिंग उनको ऑन ही रखनी पड़ती है। तो अभी मेरे को अकेले को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई पिछले 2 साल तक 15 पाउंड का टॉपअप मैंने कर दिया गैस में। ये आप थोड़ा बहुत आपके लिए रूटीन वाला मामला है। दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि भैया देखिए, वहां क्योंकि 6 महीना ठंड पड़ती है और बड़ी भयानक ठंड, कातिल ठंड पड़ती है, तो उनके घर जो है वो सेंट्रली हीटेड होते हैं, और सेंट्रली हीट करने के लिए गैस का इस्तेमाल होता है, और उस गैस जो है उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। वो पैसे के खर्च की बात, वो जो पाउंड का खर्च करना पड़ता है उसकी बात कर रहे हैं विरल भाई। अब बताइए आगे। हाँ जी सर, तो इसमें ये होता है मयूर भाई कि एक चीज और समझनी पड़ेगी आपको कि इस देश में अगर आपको बस में ट्रैवल करना है, तो आपको बस की टिकट एडवांस में बाय करनी है। आपको किसी घर में किराए पे रहना है, तो आपको उसका किराया एडवांस में देना है। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी और गैस की सप्लाई चाहिए, तो उसके पैसे आपको एडवांस में देने। तो यहाँ पे 2 किस्म की सिस्टम है, या तो आप मंथली बिल मंगवाइए, जो यूजुअली क्वार्टरली आता है। अभी मंथली स्टार्ट हो गया, क्योंकि क्वार्टरली तो प्राइस हाइक होने के बाद बहुत प्रॉब्लम्स होने लग गए। तो और दूसरा तरीका ये है कि आप उसमें रिचार्ज करवाइए, जैसे हम मोबाइल में करवाते हैं इंडिया में, छोटा रिचार्ज, बड़ा रिचार्ज, 50 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, तो वैसा रिचार्ज करवाइए। ठीक है, तो मेरे घर में जो गैस का कनेक्शन आता है, तो वहां पे बाहर एक मीटर लगा हुआ है। उस मीटर में एक कार्ड दिया हुआ है ब्रिटिश गैस ने, तो उसमें मेरे को रिचार्ज करवाना पड़ता है। तो पिछले साल जब मैं 15 पाउंड का रिचार्ज करवाता था, तो तकरीबन 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता निकल जाता था। पर अभी ये हो रहा है कि वो रिचार्ज की कॉस्ट 30 to 40 पाउंड हो गई है हमारे यूज की। एवरी 10 to 15 days, एवरी 7 to 8 days। यानी उसके बेसिकली होता क्या है कि अगर आप रिचार्ज करवाते हो उसमें, ठीक है, टॉपअप यहाँ पे लोग समझेंगे नहीं इंडिया में, तो आपने अगर इतने इलिटरेट लोग नहीं हैं, टॉपअप समझते हैं। ओके, सब टॉपअप करवाते हैं, नहीं कहीं बार रिचार्ज का टॉपअप ज्यादा होता है, टॉपअप अंडरस्टैंड सब कुछ जानता है। नहीं, जब मैं इंडिया आता हूँ और जब मैं वो सिम कार्ड लेना पड़ता है हर बार नया, तो मैं बोलता हूँ कि टॉपअप करके दे दो 500 रुपए का, तो उनको समझ में नहीं आता कि टॉपअप ये क्या बोल रहा है। वो फिर आप कीजिएगा, आप किसी और फिर कोई सही में अनपढ़ आदमी या जो बिल्कुल अनजान अज्ञान है उसके पास जा रहे हैं, वो फिर गलती आपकी है, लोगों की नहीं। लोग जानते हैं टॉपअप क्या है। सर जी, तो ओके, अभी मैं पूछ लूंगा क्वालिफिकेशन क्या है टॉपअप करवाने से पहले। तो बेसिकली ये होता है कि भाई उसमें रिचार्ज करवाना पड़ता है, टॉपअप करवाना पड़ता है उस कार्ड में। और अगर मान लीजिए कि आपने 50 पाउंड का रिचार्ज करवाया, टॉपअप करवाया, तो वो 50 पाउंड में से 40 पाउंड ही आपको यूज करने के लिए मिलेंगे। 10 पाउंड आपके जाएंगे या 5 पाउंड आपके जाएंगे, यानी डिपेंड्स ऑन द रिचार्ज अमाउंट। अगर छोटा रिचार्ज करवाया है तो 5 पाउंड जाएगा, बड़ा रिचार्ज करवाया है तो 10 पाउंड जाएगा। तो होता ये है कि वो 10 पाउंड आपके इमरजेंसी के लिए वो लोग रख लेते,
हाँ वो ठीक है, समझ गया मैं। तो मान लीजिए कि गैस एकदम से खत्म हो गई मेरे घर में, मेरे ध्यान में नहीं रहा कि मेरे को रिचार्ज करवाना है, तो मैं वो इमरजेंसी यूज कर लेता हूँ और उसके बाद मेरे को फिर रिचार्ज करवाना पड़ता है। तो उसकी प्राइस जो 15 पाउंड थी वो बढ़ के 30 से 40 पाउंड हो गई ठीक उस है, चीज की। ठीक तो है। प्राइजेस मोर देन डबल, कई बार तो 50 पाउंड का भी करवाना पड़ता है, डिपेंड्स ऑन अ वेदर। अच्छा, इसकी इसकी जो रिपल इफेक्ट है जिसको कहते हैं, एक चेन रिएक्शन वाला जो एक इफेक्ट पड़ता है, जैसे आपके यहाँ एनर्जी के जो है फ्यूल चार्जेस का दाम इतना बढ़ गया है, तो इसकी एक इम्पैक्ट होती है ना जो रिले करती है, तो वो हाँ बिल्कुल, इम्पैक्ट क्या होगी, वो क्या हो रही है, आप क्या फेस कर रहे हो वहां पे? वो इम्पैक्ट हर जगह पे हो रही है सर। वो इम्पैक्ट बस प्राइजेस हाई करने से लेके सैलरी के लिए यहाँ पे जो स्ट्राइक्स हो रही है वेरियस, अरे टीचर तक ने स्ट्राइक कर दी, सिर्फ अभी आर्मी ही रह गई है यहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए, आर्मी और पुलिस। यहाँ तक के यूके बॉर्डर एजेंसी ने भी स्ट्राइक कर दी सर यहाँ पे। अच्छा। एनएचएस स्टाफ स्ट्राइक पे, स्कूल टीचर स्ट्राइक पे। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि सैलरी उतनी की उतनी है, आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप एक बात बताइए कि फ्यूल प्राइस बढ़ेगी, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के बढ़ेंगे, गैस के बढ़ेंगे, लाइट के बढ़ेंगे, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन के प्राइस बढ़ेंगे। एंड टॉप ऑफ दैट, जो एक बस ड्राइवर की और एक लॉरी ड्राइवर की एवरेज सैलरी जो 15 से 17 पाउंड थी, आज 23.5 पाउंड 24 पाउंड देने के बाद भी इनको ड्राइवर्स नहीं मिल रहे। तो इस वजह से कॉस्टिंग आपकी हाई होनी है। जो सब्जी हम लोग 3.5 पाउंड में खरीदते थे, जो हमारी इंडियन सब्जी थी, वो अभी 7.5 8 पाउंड 9 पाउंड पर किलो मिल रही है। ठीक है। जो दूध हम लोग जो खरीदते थे, जिसको यहाँ पे आप समझ लीजिए 3 लीटर, तो वो 1.5 पाउंड का था, वो बढ़ के 250 का हो गया, 2 पाउंड एंड 50 पेंस का हो गया। तो प्राइसेस हर जगह पे बढ़ रही है, एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बिल्स आपके बढ़ रहे हैं। तो उससे हो ये रहा है कि गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, नो डाउट, गवर्नमेंट से बन पड़ता है, उतना रिबेट दे रही है, फिर भी लोगों से नहीं बन रहा, क्योंकि खर्चा इतनी हद तक बढ़ चुका है। तो उससे तो हर हर कोई प्रभावित है, पूरा यूरोप प्रभावित वो है, ना कि ओनली ब्रिटेन। सब्जी मंडी की राशनिंग को लेकर जो बात कर रहे थे, वो जरा बताइए दर्शकों को, कि कह रहे थे कि जितना चाहो उतना ना आप टमाटर ले सकते हो ना आलू ले सकते हो, वो क्या मामला है पूरा? सर इसमें यहाँ पे वेरियस काइंड ऑफ सुपर स्टोर्स है। ठीक है। एक तो है साउथ एशियन सुपर स्टोर्स, कुछ है अफ्रीकन सुपर स्टोर्स, कुछ है यूरोपियन सुपर स्टोर, जिसमें जो अमेरिका में भी है, जैसे वॉलमार्ट हो गया, यानी यहाँ पे वो आजदा है, टेस्को, सेंसबरी, अल्दी, मोरिसन्स। तो ये सुपर स्टोर है। तो यूजुअली हम लोग दूध, दही और रोजमर्रा की चीजें जो हमको चाहिए वो खरीदने के लिए हम वहां पे जाते हैं। पर जो यहाँ के यूरोपियन लोग हैं, वो अपनी हर एक चीज उधर से ही खरीदते हैं, इंक्लूडिंग उनके जूते, कपड़े, हर चीज उधर से वो लोग बाय करते हैं, खाने पीने से लेके हर चीज। तो अभी हो ये गया है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपको पोटैटो लेने हैं, तो कुछ सुपर स्टोर आपको 3 देंगे, कुछ बोलेंगे तीन भाई हम दो, 3 पीस, तीन पीसी? 3 पीस। यस। आप अच्छा, आपको जरूरत हो 1 किलो 2 किलो की तो नहीं मिलेगा वहां पे? उस सुपर स्टोर में तो नहीं मिलेगा, अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो पोटैटोज उन लोगों को चाहिए, इट्स कॉल्ड अ ब्रिटिश पोटैटो, स्पेनिश पोटैटोज, जो मेनली ब्रेकफास्ट में यूज होता है, इट्स कॉल्ड अ जैकेट पोटैटो, बेबी पोटैटोज एंड स्पेशल काइंड ऑफ पोटैटोज। तो वो ब्रेकफास्ट में, यानी एवरी अदर हाउस में ये यूज होता है। कई बार मैं भी प्रीफर करता हूँ फॉर अ चेंज ब्रेकफास्ट के लिए कि जैकेट पोटैटो लिया, बट वो पोटैटो को माइक्रोवेव में रखना है, उसके ऊपर आपको वो बटर डालना है, और उसके ऊपर वो नाम मैं भूल रहा हूँ उस चीज का, वो चीज डालनी है, और आप उसको इजीली खा सकते हो। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे, सुबह ब्रेकफास्ट में जैकेट पोटैटो आपको मिलेगा, बीन्स, उसको बीन्स बोलते हैं, टोमेटो केचप में बीन्स डले होते हैं। तो बीन्स, बटर,
आपको चीज चाहिए सेपरेटली चीज ले लो, हर एक रेस्टोरेंट में यहाँ पे आपको वो चीज मिलेगी। ठीक है, तो वो चीजों की दिक्कत हो गई है। तो वो दिक्कत क्यों है भाई, ये उसका राशनिंग देखिए, क्यों हो रहा प्रॉब्लम 3 जगहों पे है। इनके है? मेन सोर्सेस और जो सप्लाईज थे वो स्पेन और नॉर्थ अफ्रीका से थे, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम सप्लाई की है, प्रोडक्शन तो है उधर। और दूसरी बात, जैसे शिमला मिर्च हो गई, टोमेटोस, ककुम्बर, बंद गोभी यानी पत्ता गोभी हम जिसको बोलते हैं, फूल गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई, मेजोरिटी चीजें वहां से आती है। बनाना ब्राजील और थोड़े बहुत इंडिया से आते हैं, तो उसकी तो कोई दिक्कत है नहीं। तो एक तो चीज ये हो गई। और ये जितनी भी चीजों के मैंने आपको नाम गिनवाए वो सारी की सारी चीजें यूके में भी होती है। बट प्रॉब्लम ये हो गया कि यूके का वेदर अनप्रिडिक्टेबल है, तो यहाँ के जो फार्मर्स होते हैं उनको इन हाउस फार्मिंग करनी पड़ती है। ठीक है, इन सब क्रॉप्स को इन लोगों को गर्म रखना पड़ता है, हीटेड रखना पड़ता है। तो एनर्जी सप्लाई बढ़ने, एनर्जी कॉस्ट बढ़ने के बाद दे कैन नॉट अफोर्ड, वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उस चीज को इन हाउस करने के लिए। और जिन दोनों कंट्री की मैंने बात की वहां पे तो गर्मी 365 दिन होती है। मैं स्पेन के सर्टन आइलैंड्स और नॉर्थ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ। उनका जी, वेदर लगभग इंडिया जैसा ही होता है, साउथ एशिया जैसा ही होता है उनका वेदर। तो दैट इज द मेन रीजन। अच्छा। तो इसका मतलब ये हो गया विरल भाई कि पर्टिकुलरली ब्रेक्सिट के बाद तो ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली ये जो यूक्रेन रशिया वॉर 1 साल से चल रहा है, उसके चलते आपका जो ये विशेष रूप से जो फ्यूल, क्योंकि फ्यूल तो खरीदना पड़ता है, यूके में तो फ्यूल कहीं पैदा होता नहीं है, यूरोप में भी हाँ, उस तरह से नहीं है। तो आपको मतलब वो जो फ्यूल खरीदना पड़ता है, जो पहले जो दाम पे मिलता था, अब क्योंकि वो यूक्रेन वॉर के चलते वो आपको सीधा रशिया से मिल नहीं पा रहा है, सैंक्शन वगैरह लगे हुए हैं, तो आप कहीं और से खरीदते होंगे। तो मेरे ख्याल से वही शायद रशिया का ही क्रूड ऑयल कहीं और से आपको मिलता होगा, और इसलिए वो शायद उसकी प्राइस बढ़ गई होगी। ये भी तो कारण होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे सिर्फ आप जिसको फ्यूल बोलते हो हम उनको एनर्जी बोलते हैं उन सब चीजों, जी। क्योंकि यहाँ पे गैस से कोई व्हीकल नहीं चलता जैसे इंडिया में चलता है। अच्छा, यहाँ सीएनजी पे नहीं है वहां पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई भी अच्छा, कार ये मिलेगी नहीं। और पेट्रोल डीजल कार भी यहाँ के मार्केट में 2030 के बाद दिखनी बंद हो जाएगी और 90% कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक बंद कार कर आएगी, दिया है। इलेक्ट्रिक हाँ जी। कार। और बसेस ने, यानी जो लंदन बसेस है, TfL ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन, उन लोगों ने भी ये डिसाइड किया हुआ है कि 2025 से पहले सारी बसेस हाइब्रिड होगी। तो ये आपने जो क्वेश्चन पूछा था मैं उसके ऊपर आता हूँ कि भाई इसमें हो ये रहा है कि पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन जो भी कंट्रीज है, क्योंकि हमारा यूके भी यूरोप में ही आता है, तो उन्होंने कुछ सैंक्शन लगाए हुए हैं रशिया पे। हाँ। तो उस सैंक्शन का सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है इंडिया को। इंडिया सस्ते रेट में फ्यूल वहां से दबा के बाय कर रहा है। और 2-3 बार आवाज भी उठी थी, पर हमारे देश ने सुनी नहीं थी उस टाइम पे। और हमारे विदेश मंत्रालय ने यहाँ तक कह दिया था कि भाई हम हमारा काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम कीजिए, ठीक है, हम आपकी इंटरनल चीजों में दखल नहीं देते, तो आप हमारी चीजों में मत दीजिए। ठीक तो है। अभी अभी मयूर भाई, आप मेरे को एक साड़ी, आप यहाँ पे कोई साड़ी का एक व्यापारी है, ठीक है, वो साड़ी इंडिया से बाय करके यूके में लाता है और यूके में वो बेचता है अपने शोरूम में। और वही साड़ी मैं अगर अपनी माँ को गिफ्ट करता हूँ तो वो साड़ी की कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, आप जरा सोचिए तो सही इस चीज के ऊपर। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो जाएगी, आप ही बता दे।
क्योंकि यहाँ तो नहीं साड़ियाँ एक 150 रुपए 1.5 लाख रुपए तक की मिलती है, पता नहीं कौन सी साड़ी की बात हो रही है। अरे पर सर आप 150 रुपए रेट की तो ही बढ़ता साड़ी है। पकड़ लीजिए ना। अच्छा। ये 150 रुपए की साड़ी हम्म। तकरीबन 9,000 किलोमीटर का सफर तय करके यूके की एक शॉप में आएगी। ठीक हम्म। है, तो उसका हम्म। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा। हाँ बिल्कुल लगा, जो टैक्सीज फिर वगैरह लगते हैं, जो वगैरह लगती है, वो भी लगी। हाँ, जो भी टैक्सीज और जो भी वीएटीज पे करने हैं वो लगे। टॉप ऑफ दैट ठीक। जो बंदा शोरूम खोल के बैठा है उसकी कॉस्टिंग लगी। उसका अपना अपना खर्चा है, वो निकालेगा उसमें से, फिर मुनाफा भी उसके जोड़ेगा ऊपर उसमें। हाँ, तो फिर अभी आप अंदाजा लगाइए कि वो 150 रुपए की साड़ी आपको वो तो दूसरा कम से कम 1500 5,000 रुपए में, 5,000 रुपये की 5,000 रुपए हो में, हाँ 5,000 रुपए की हो जाएगी। जाएगी। ओके। तो बस यही है सिनारियो में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ तो। वही हाल आपको जो है एनर्जी का है वहां पे, मतलब ये कह रहे हैं उसी उसी तरह हाँ का, जिस एनर्जी, तरह के, हाँ उस तरह का हाल ये प्राइसेस को लेकर एनर्जी का है, जो आप वहां भुगत रहे हैं। हाँ चलिए, आप कह रहे थे वो नेशनल हेल्थ सर्विस के लोग जो है वो वहां मिल नहीं रहे हैं, जो ब्रिटेन की नेशनल बेसिकली हेल्थ। उसके ऊपर हम एक पूरा कार्यक्रम करेंगे मयूर भाई, बिकॉज ऑफ ये छोटे में उसकी व्याख्या करना थोड़ा सा बड़ी नामुमकिन समस्या, है। बड़ी सॉरी, समस्या है वो बहुत, वो मतलब इतनी बड़ी समस्या है जो से कर सकते हैं। उसके ऊपर हम 3-4 घंटे का प्रोग्राम कर सकते हैं, वेरियस अच्छा अच्छा, सीरीज ओके। चला सकते हैं। और उसके ओके। ऊपर साउथ एशिया और दुनिया के बहुत सारे, और आपने देख ही लिया होगा कि कितने अभी केयर वर्कर वीजा, स्पेशल कैटेगरी वीजा इंडिया से इश्यू हो रहे हैं। ओके। हम्म। तो समझ गया। वो तो बहुत बड़ा इश्यू है एनएचएस का तो। नहीं, कुछ आपने रेवलेशन किया आज हमारे दर्शकों को, जो आमतौर पर उतनी पैनी नजर नहीं रखते हैं कि यूरोप और ब्रिटेन में क्या हो रहा है, जो हमारे आम दर्शक हैं, मतलब मैं कोई अच्छा, उन लोगों हाँ की बात उनको नहीं कर मैं, रहा हूँ जो स्कॉलर है, जिनका काम ही ये सब पर ध्यान रखना है, ऐसे लोग तो बहुत कम होते हैं, पर आम दर्शक जिनको एक जानकारी के तौर पर ये मेरे ख्याल से एक नई और अच्छी एक जानकारी है कि अभी इस वक्त वहां इस युद्ध को लेकर और ब्रेक्सिट को लेकर क्या हालात है। आप कह रहे इतने सारे वहां पे स्ट्राइक्स अलग अलग चल रहे हैं, आप कह रहे हैं दाम का जो रेट है उसमें इतना ये एक इन्फ्लेशन हो चुका है, और कारण भी जो है आपने विरल भाई उसका बड़ी अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों को बताया। तो एनएचएस पर आप जो है तैयारी कीजिए, इस पर फिर अलग से कार्यक्रम करते हैं हम। मैं आपको दो और ही पॉइंट एनएचएस पे, आपको जो मेन है अभी का जो ब्रेकिंग है कि एनएचएस की वो अपकमिंग, वो ये मुझे सुन लगता है लीजिए, वो उसमें कवर हो जाएगा। हाँ हाँ अच्छा हाँ ओके, हाँ, वो उसमें कवर मेरे हो ख्याल से जाएगा। हाँ हाँ इट्स नॉट अ बिग न्यूज। जूनियर हाँ। डॉक्टर्स ने यहाँ पे स्ट्राइक करने का अनाउंसमेंट किया था, तो उन्होंने उनकी पे हाइक मान ली है हम्म। कि भाई आप स्ट्राइक पे मत 2020। जाओ। हाँ, हम्म। और इमरजेंसी सर्विसेज ने जो स्ट्राइक एक बार वो कर चुके थे, तो आर्मी को उतरना पड़ा था इमरजेंसी सर्विसेज को रिकवर करने के लिए। तो उनकी भी मांग उन लोगों ने मान ली है टाइम भी, कि भाई आप अच्छा। स्ट्राइक मत करो, एट द मोमेंट हम इतना दे रहे हैं आपको। तो वो ठीक है। सब हम डिटेल में हम जाएंगे उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आज संडे है भाई, आप सपरिवार नहीं, और दो तीन आराम चीजें कीजिए। भी हमको इसके ऊपर बात करनी है मयूर भाई, इफ यू हैव अ टाइम। करेंगे, लेकिन आज करनी है इसी, आपको कुछ ऐसी चीज हाँ जो अभी इस, आप बताना चाहें? यस यस, इसी टॉपिक हाँ पे। बिल्कुल, बताइए बिल्कुल। अभी अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मेरी कल एक एशियन सुपर स्टोर में बात हुई थी कि जिनका यही काम है। ठीक है, हम्म। तो वो फूड हम्म। सप्लाई करते हैं, फूड चेन्स उनकी है वेरियस सिटीज में, और इवन लंदन ओके। में भी 5-7 उनके बड़े बड़े स्टोर्स है। तो ऑन द रिकॉर्ड कल उनके मैनेजर ने बोला था कि जिसको भी जितना भी सामान चाहिए वो इधर से आके बाय कर सकता है, हमारे पास पूरी सप्लाई है। इन ओके। सारी चीजों की पूरी सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है। पर वो साउथ एशियन कंट्रीज से आया हुआ सप्लाई है पूरा। नहीं, वो भी जो सप्लाई है वो स्पेन और अफ्रीका के वेरियस पार्ट्स, यानी आप यहाँ पे सब्जी लेने जाएंगे मयूर भाई, तो आप जैसे हम इंडिया में पोटेटो लेने जाते हैं, हम्म। तो आप जाके ये बोलते हो भाई 2 किलो पोटेटो दे दो, हम्म। 2 किलो ओनियन दे दो।
यहाँ पे पोटैटो लेने जाएंगे तो वहां पे 10 पोटैटो का वो ठेले लगे होंगे उन्हीं के सुपर पैकिंग स्टोर्स में। हाँ पैकिंग नहीं, यानी ये स्पेन का है, इसका प्राइस ये है, ये अफ्रीका का है, इसका प्राइस ये है, तो ये ग्रीस से आया है, वहां पर पीस प्राइस होती है क्या? और डिपेंड करता है आप कहाँ से बाय करते हो। अच्छा, नहीं तो फिर ये मुझे मतलब ये समझना था दर्शकों के लिए कि आप कह रहे हैं कि आप जिनसे बात की और स्टोर मैनेजर से उन्होंने कहा कि जितना चाहिए उतना आपको सप्लाई मिल जाएगा, फिर आप कह रहे हैं कि कुछ जो स्टोर्स आपने गिनाए कहा कि वहां तो 3 से ज्यादा मिलेगा नहीं, तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? यस, इसी के ऊपर बात करनी थी कि आप अगर किसी भी, मैं यहाँ पे यूरोपियन सुपर स्टोर्स की बात कर रहा हूँ, वहां पे आपको किलो के रेट में भी पोटैटोस मिलेंगे और आपको लूज पोटैटोस भी मिलेंगे, ठीक है। एंड एशियन सुपर स्टोर में भी आपको लूज पोटैटो बहुत कम मिलेंगे, पर किलो यानी 5 किलो 10 किलो के पोटैटोस की बैग, ओनियन की बैग्स आपको मिल जाएगी जी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इन लोगों को अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो इनके जो सप्लायर्स है इनके साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनीज ने टाई अप कर रखा है कि खेत किराए पे ले लिए और वहां पे ही उत्पादन होता है, तो इन लोगों का ऐसे ही चल रहा है। तो सप्लाई अभी स्लो हो गई है, बीच में अंडों की खपत कम हो गई थी यहाँ पे, उससे पहले यहाँ पे इनकी पर्टिकुलर एक ब्रांड है स्कॉच की, उसकी खपत कम हो गई थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कार्बन। तो ये लोग क्या करते हैं कि चाहे कोई भी हालत हो, किसी भी हालत में हमको हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं करना है इन सब चीजों में। और इनका ये है कि भाई हमारे पास अगर 100 पीस पड़े तो हम लोग हमारे हर एक कस्टमर को उसके हिसाब से दे, यानी किसी को भी बुरा ना लगे। पर वही चीज थोक में अवेलेबल है साउथ एशियन सुपरमार्केट्स में, किसी भी सुपरमार्केट्स में चले जाइए आप, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट यही है कि भाई चीजों की सप्लाई की कमी नहीं है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है मयूर भाई कि चीजें तो मिल रही है पर आपको जिस प्राइस में चाहिए उस प्राइस में नहीं मिल रही है। तो मेरे ख्याल से हाँ, तो उस प्राइस में वो लोग ले नहीं रहे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले अगर हमको साउथ एशियन सब्जीज खानी होती थी तो 3.5 4 पाउंड 5 पाउंड पर किलो में मिल जाती थी, अभी 7.5 पाउंड से लेकर 9 पाउंड पर किलो मिलती है। अगर मेरे को लौकी खानी है या मेरे को अगर भिंडी खानी है, ठीक है, तो मुझे उसी प्राइस पे खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी समझ रहा हूँ कि एयरलाइंस के भी रेट बढ़ गए तो ऑब्वियसली कार्गोस के भी रेट बढ़े होंगे। मतलब कुल मिला के ये है भाई, क्योंकि हाँ, आधा घंटा होने को आया तो हम लोग वाइंड अप करेंगे। मुझे लगता है कि कुल मिला के आप कह रहे हैं वो ये है कि इस युद्ध की असर जो है वो बड़ी महंगाई में वृद्धि को लेकर हुई है और हर चीज जो है अपेक्षा से, इनकी अपेक्षा से बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है। और इसीलिए आप कह रहे हैं कि अलग अलग सरकारी महकमे के लोग हैं वो भी स्ट्राइक पे जा रहे हैं, क्योंकि उनको जो तनख्वाह मिल रही है उसमें उनका काम, उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा है, पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और यही असर जो है आप जो कह रहे हैं कि आपको एनर्जी मतलब फ्यूल प्राइसेस में भी आपको देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के ब्रिटेन जो है परेशान है, एक तरह से कहें कि महंगाई को लेकर, जो इस युद्ध का बहुत बड़ा परिणाम है और आप लोगों को भुगतना वहां पे पड़ रहा है। तो एक छोटी छोटी बातें भी छोटी है लेकिन वो परेशान बहुत करती है, जैसे आप सब बता रहे थे, ये आम आम बहुत बड़ा की बात है, ये परेशान कर देती है लोगों को। एक चीज मैं ऐड कर दूं, सिर्फ ब्रिटेन परेशान नहीं है, पूरा यूरोपियन यूनियन परेशान है इन सब चीजों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था। तो भाई विरोध भाई, और आप एनएचएस पे फिर वो जो है डेटा इकट्ठा कर लीजिए, इस पर भी बात करेंगे। तो नेशनल हेल्थ सर्विस वाला मामला वहां पे क्या चल रहा है उस पर भी हम पूरा कार्यक्रम करेंगे, ठीक है। आपने वक्त निकाला भाई, हम हाँ जी, हो सके तो ग्राफिक्स के साथ अगर कर सके तो भैया ग्राफिक के साथ अभी थोड़ा मुश्किल है, पर कभी वो भी करेंगे। अभी तो इस वक्त जो अभी कर रहे हैं वो यही है कि आप बताएंगे, हम आपसे सवाल पूछेंगे और दर्शक जो है हमारी बातों को सुनते सुनते चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल तो अभी यही है।
पर जब कभी आगे बन पाएगा तो ग्राफिक्स भी जो है इसमें इस्तेमाल बिल्कुल करेंगे, लेकिन फिर हालांकि मुश्किल है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो यही है। तो चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, और मिलते रहेंगे, हम लोग बातचीत करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये जो ये एक नेटवर्क का या कहीं कभी भी इश्यू हो सकता है, अब थोड़ा मुझे लगता है ठीक हुआ है वापस। तो विरल देसाई साहब थे जिन्होंने यूक्रेन रशिया वॉर की जो इम्पैक्ट है उसको लेकर, और ब्रेग्जिट के बाद क्या स्थिति है महंगाई की, ना सिर्फ ब्रिटेन की, यूरोप की, और किस तरह से लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो अफेक्ट हुआ है, प्रभावित हुआ है, और किस तरह से परेशानियां बढ़ी हैं रोजमर्रा के जीवन को जीने को लेकर, चीजों को खरीदने को लेकर, उसके बारे में हमको विस्तृत जानकारी दी। और हम अ, आशा करते हैं कि आपको जानकारी जो है कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी। और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और करवाएं, और कमेंट जरूर किया कीजिए भाई। हमने कहा कि हम टाइम निकाल के पढ़ते हैं, हम जवाब न दे पाए लेकिन पढ़ लेते हैं, ये कहते हैं आपको, तो ये कीजिए। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज जुड़ने के लिए, मैं यहाँ आज इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।